गुरुवरम गुरुपद संपूर्ण माँ बीड़ा पांडे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मैं क्रमवार चलूं तो राजा रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, जिनकी रगों में इलाहाबाद की प्रतिष्ठा और विद्वानों की परंपरा का पोषण और माँ बागेश्वरी का अजस्र प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है। उनके बगल बैठे अवधि एवं अवध के ऋषि रचनाकार आदरणीय प्रदीप जी, आदिपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त संस्कृत विभाग अध्यक्ष और संस्कृत और संस्कृति को अपने रगों में समाये आदरणीय सुशील कुमार पांडे साहित्य जी, आदिपुर महाविद्यालय के वर्तमान हिंदी विभाग अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, पत्रकारिता जगत के उदीयमान मार्तंड भाई, मैं तो ज्ञान ये चूंकि हमारे रिश्ते में भी आते हैं, मैं नाम ही भूल जाता हूं। पत्रकारिता जगत के उदीयमान मार्तंड डॉक्टर ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि जी, वास्तव में आप सचमुच में पत्रकारिता के रवि हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। उनके बगल बैठे हुए आदरणीय महोदय श्री भानु प्रताप जी, जिनको नाम से न भी पुकारूं, उनके व्यक्तित्व का परिचय उनके उद्बोधन में मुझे मिल गया। उनके बगल बैठे आदरणीय द्विवेदी जी और आदिपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रख्यात इतिहासविद एवं आज के संचालक आदरणीय डॉक्टर जी साहब, मंचोन्मुख मनुष्यों के रूप में विद्यमान हमारे अग्रज अनुज सहकर्मा सहधर्मा एवं इस संस्था से संबद्ध प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं, वस्तुतः जब मैं कादीपुर के लिए आमंत्रित होता हूं तो आमंत्रण शब्द में भी मुझे बड़ा संकोच नजर आता है, बल्कि यूं कहें मुझे आदेशित होना अच्छा लगता है। यहाँ पर आदरणीय पांडे जी, आदरणीय प्रदीप जी और आदरणीय जटायु जी की जो त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी उनकी वरिष्ठता की त्रिवेणी में स्नान करने का मन बार बार करता है, इसलिए विखीचा चलाता हूँ। बहुत सारी परिस्थितियों के साम दर्शन के बावजूद जब भी आदेश मिलता है तो लगता है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए मार्ग संचरण के लिए, नई ऊर्जा के लिए हमको आदेश मिला है और वहां से जाऊंगा तो चार्ज होकर लौटूंगा। इसीलिए मैं चार्ज होने आया था और आज माँ बागेश्वरी की कृपा से मैं अपने सही स्थान पर बैठा। हमेशा मैं बागेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा मुझे विद्यार्थी के रूप में जीवन के उत्तरार्ध तक विद्यार्थी के रूप में ही मुझे अपना स्नेह देते रहे। मैं इसी कामना के साथ दो शब्द आपके बीच रखता हूँ। मैं सुनने आया था लेकिन मुझे आदेश हुआ तो मैं अपने विचार साझा किए दे रहा हूँ। वैचारिक संप्रेषण में मनसा वाचा कर्म, भाई मनुष्य है, विद्यार्थी है तो त्रुटि हो सकती है, उस पर ध्यान न देते हुए दो शब्द मैं प्रस्तुत करता हूँ। आज की शिक्षा नीति पर बोलने से पहले सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक के बाद फिर अब मैं इस शीर्षक पर आता हूँ। शिक्षा संस्कारों की जननी है और शिक्षक उस संस्कार को पोषित करने वाला मातृ तुल्य, पिता तुल्य हमारा अभिभावक। जब भी शिक्षा की बात आती है, मैं खुद शिक्षक पुत्र हूँ, बचपन से लेकर के अब तक उम्र की इस यात्रा तक उसी परिवेश में पला बढ़ा, उसी परिवेश में यात्रा जारी है। जब भी शिक्षक शब्द सुनता हूँ, कहीं मंच पर, कहीं समारोह में, तो सिर बिना कहे ही अनायासी विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। शिक्षा संस्कारों की जननी इसलिए है कि शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन तो है, आवश्यक भी है भौतिकतावादी युग में, लेकिन संस्कारों की जननी इसलिए है कि अगर संस्कार, हमें शिक्षा से संस्कार नहीं मिले तो हम समाज को वह नहीं दे पाएंगे जिसके लिए वह ज्ञात, वह परमात्मा और परमेश्वर हमें यहाँ भेजा है। संत तुलसीदास भी कहते हैं, मैं तो तुलसीदास के मर्मज्ञ यहाँ बैठे हैं, उनकी रचना में लिखा, उन्होंने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता से नामय माथा। तो मात पिता गुरु नामय माथा, मात पिता गुरु नामय माथा। तो मात पिता तो उनके भौतिक उनको उत्पन्न करने वाले भौतिक के उनके नियामक तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में गुरु भी है। माता पिता पहले गुरु हैं, जहां तक मैं सोचता हूँ।
क्योंकि पाश्चात्य भाई मेरे भाई अंग्रेजी में बोल रहे थे, उनकी जैसी मेरी तो अंग्रेजी नहीं है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन पाश्चात्य विचारकों का एक लाइन पढ़ा है, चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेसन इन द किस ऑफ मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेसन इन द किस ऑफ मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। तो माता जो है पहली शिक्षिका है, पिता दूसरा शिक्षक है, और तब हम विद्यालय के शिक्षकों से रूबरू होते हैं। यह शिक्षक की यात्रा है, और शिक्षण हमें संस्कार देता है। अगर माता पिता का दिया हुआ संस्कार वो गुरु पर पोषित करता हुआ हमें हमारे सर्वांगीण विकास का नियामक नहीं बनता है, तो हम मात्र विद्यालय का अध्यापक मात्र बन के रह जाता है। वह आजीवन इस शरीर के इस पार उस पार उसका समादरण उस तरीके से नहीं होता जैसे हमारे बीच में आज तुलसी सूर्य और कबीर समाधित है। अब आते हैं नीति पर। सरकार की जितनी नीतियां बनती हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन कितना हो पाता है। सरकार की नीतियां तो भ्रष्टाचार निवारण संगठन बना, गंगा सफाई अभियान बना, कई प्रकार की शिक्षा नीतियां बनी, लेकिन नीति इम्प्लीमेंटेशन नीति कितना हो पाता है। नीति के बाद दो तीन शब्द और है, नियति, नियत और नियत। अगर नीति में नियत साफ नहीं है, नियत, तो नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। लाख का भ्रष्टाचार निवारण संगठन बने, लाख के कानून बने, कोई रिश्वत लेता पकड़ा जाए तो हमको सूचित करेंगे, दंडित करेंगे, लेकिन बंधुओं जब तक हम अपने आप को उस स्तर पर नहीं ले आएंगे कि हम खुद भ्रष्ट न हो, हम खुद भ्रष्टाचार में सहयोग न करें, हम खुद लाख रुपए मिलने के बावजूद भी हमारे नैतिक मूल्य इतने उच्च स्तर के हों कि हम उसका स्पर्श न करें, जब तक हम खुद भ्रष्टाचार का पहला निवारक नहीं बनेंगे, तब तक भ्रष्टाचार मूलक हजारों नीतियां आती रहेंगी और ऐसे ही नदियों में बहती रहेंगी। तो नियत आपकी नियत होनी चाहिए, नियत। और नियत विद्यार्थी है हमारे, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। नियत क्या करती है, हमें कभी गरीब घर में पैदा करती है, कभी अमीर घर में पैदा करती है। उस नियत के निरपेक्ष बहुत सारे मेधावी लोगों को, कलाम साहब के बारे में सुना होगा, अच्छा भाई थे, वो मछुआरे का काम करते थे और कैसे कैसे गरीबी में पढ़ते हुए भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, और कलाम साहब अंतरराष्ट्रीय जगत के हस्ताक्षर हुए और शरीर के उस पार भी आज उसी रूप में समाधित थे जैसे को रहते हुए उनका आदर होता था। तो नियत के निरपेक्ष अपनी नियत साफ रखते हुए नियत समय पर कब कितना पढ़ना है, किस गुरु से पढ़ना है, किस गुरुकुल में जाना है, इन तीनों शब्दों का समावेश करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब राष्ट्र की नीतियां भी हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगी और उन नीतियों पर चलते हुए हम कुछ अपना उपलब्धि हासिल कर पाएंगे जिसके लिए नीतियां बनाई गई। वरना उन नीतियां मेरे हिसाब से सिर्फ कागजी चुनिंदा बन के रह जाएंगी, उन नीतियों को कोई माने नहीं है, सिर्फ ग्रंथ उनमें उनका टंकड़ होकर रह जाएगा और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे विद्वान ने कहा, पहले वक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का 1968 पहला प्रतिपादन हुआ था, फिर 86 में उसका फिर से रिजर्वेशन हुआ और उसके बाद फिर 2020 में उसका नई नीति आयोग का निर्माण हुआ जिसमें कस्तूरी रंगन साहब अध्यक्षता कर रहे थे और उस नीति के हिसाब से 5+3+3+4 मतलब 5 वर्ष तक बच्चा जाएगा स्कूल, तो 3 साल तक उसको मेरे ख्याल से पढ़ना नहीं पड़ेगा, खाली प्ले ग्रुप में रहेगा, फिर अगले 2 साल 1-2 पढ़ेगा, फिर 3 साल 3-4-5 पढ़ेगा, फिर 6-7-8, फिर उसके बाद 4 साल वो 9-10-11-12 और फिर अगले स्नातक वर्ष में जब जाएगा तो स्नातक प्रथम वर्ष में ही अगर वो पास कर लेता है, द्वितीय वर्ष किसी कारण छूट जाता है तब भी उसको डिग्री मिलेगी, सेकेंड ईयर पास करता है तब भी डिग्री मिलेगी, 4 वर्ष का स्नातक कोर्स होगा। ये सब तो मतलब उसके नीति के तहत है। इसके विस्तार में जाएंगे तो घंटों मतलब पढ़ने में लगेगा, पता नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल मेरा सिर्फ यही कहना था, इन सारी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब हम अपनी नियत साफ रखेंगे और खुद हम अपने नैतिक मूल्यों के साथ उसमें जुड़ेंगे। पहले के हमारे अध्यापक होते थे, हमारे पिताजी कभी छात्र हुआ करते थे, तब शिक्षकों में वो नैतिक मूल्य थे, तब शिक्षक अभिभावक तुल्य था, पिता तुल्य था और अपने संपूर्ण अपने गुणवत्ता का संपूर्ण उच्च पदे आपके नसों में घोलता था। वो खाली अध्यापन कार्य करके अवकाश नहीं ग्रहण करता था, वो अपने फीस से अपनी किताब से हर छात्र पर निगाह रखते हुए छात्र का सर्वांगीण विकास करता था, खाली पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कक्षाओं में नहीं पढ़ाता था। तब सरकार की नीति 1968 से पहले कोई नीति नहीं थी, लेकिन बिना नीति के हमारे ऐसे अध्यापक पैदा हुए जो सचल पुस्तकालय के रूप में चलते फिरते सचल पुस्तकालय के रूप में काम करते थे। आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। नीतियों के बाद ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई रीडिंग मोबाइल पर आ गए हैं। मोबाइल से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। सारी की सारी संवेदन
संवेदनशीलता मोबाइल में सिमट कर आ गई है। हम कितना रुक्ष होते जा रहे हैं, हमारी शिक्षा ने हमको कहाँ धकेल कर ले आई है। हम कितने रुक्ष होते जा रहे हैं कि हम आज उस दौर में आ गए हैं जहाँ सब कुछ ई बैंकिंग है। अरे मुझे तो लगता है कि हम माँ बागेश्वरी को ई रिक्शा में बैठा के विदा कराए हैं। ऐसी नीतियों से सब कुछ मोबाइल में सिमट आया है। आदरणीय प्रदीप जी बैठे हैं, पहले बेतार के तार बजते थे, कोई संप्रेषणीयता का साधन नहीं था। अगर छात्र की इतिहास में भूखा रहता था तो माँ यहाँ भूखे सो जाती थी, उसकी संवेदना के तार बिना तार के तार यहाँ सुन लेती थी, बिना किसी संप्रेषणीयता के माध्यम से। आज हमारी संवेदनाएं अगले पिछड़ों में बढ़ गई हैं, हमारी संवेदनाएं मोबाइल तक सिमट गई हैं। हम किस शिक्षा नीति की बात करें, हम कहाँ आ गए। बंधुओं, ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि मैं बार-बार ये मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनने आया था आदरणीय पांडे जी को और विजय जी को पटेल जी को सुन लेता हूँ तो चार्ज हो जाता हूँ। बस यही सब शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि हमारे भाई अंकित पांडे जी ने जो अभियान चलाया है बच्चों के उत्थान का, बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम सीमित न रख करके बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो इन्होंने जो उद्यम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, हमारी अशेष शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हमको जब भी 12 बजे रात को बुलाएंगे हम इनके साथ दौड़े चले जाएंगे और ऐसे ही उद्यमशीलता हमारी शिक्षा का उत्थान कर सकेगी। सिर्फ नीतियों से हमारा उत्थान नहीं होने वाला है। न जाने किन शिक्षा नीतियों के, न जाने किस शिक्षा से हम पढ़ते हुए ऐसे दौर में आप पहुंचे हैं कि हम परीक्षा पाठ्यक्रम पास करके आईएएस हो जाते हैं, नीली लाल बत्ती पा जाते हैं, माला पा जाते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में लेके चले जाते हैं। कौन सी शिक्षा हम ले रहे हैं? ऐसी कौन सी शिक्षा है जो हमें आईएएस बनाने के बाद हमें मानव से हमारी मानवता छीन करके हमको पशु बना देती है। तो मैं अधिक समय न लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐ खुदा तू मुझे कोई बख्शीश न दे, ऐ खुदा तू मुझे कोई बख्शीश न दे, सिर्फ मोहब्बत की वो ताबीर दे। दूसरों की नजरों का आंसू दूसरे की नजरों के आंसू अपने पलकों से उठा दूं, सिर्फ मुझे तू वही तालीम दे, सिर्फ मुझे तू वही